हे गाइस, दिस इज संकल्प एंड गुरुकुल द लर्निंग स्पेस। तो आज हम अपने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पढ़ा था यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने ये सोचा कि हमें मुस्लिम्स और हिंदू को एक साथ करके हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। तो उन्होंने जो ऑटोमन साम्राज्य, जो टर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य था, वहां के दो नेता मोहम्मद अली और शौकत अली से बातचीत की और कांग्रेस को भी मनाना पड़ा और कांग्रेस वाले सभी लोग माने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। उसके बाद जनवरी 1921 से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मतलब कॉर्पोरेशन मतलब होता है सहयोग देना, मतलब उनका साथ देना। तो असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन जनवरी 1921। इसको एलसीएम हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो इस असहयोग आंदोलन का विभिन्न स्तरों पर लोगों को क्या क्या प्रभाव पड़े, हम आज वो पढ़ेंगे। तो पहला है मिडिल क्लास, जो न ज्यादा अमीर थे न ज्यादा गरीब थे। मिडिल क्लास दो टाइप के होते हैं, एक ग्रामीण इलाके के मिडिल क्लास, एक शहरी इलाके के मिडिल क्लास। तो यहाँ पर दोनों मिडिल क्लास का हम लोग एक साथ कर रहे हैं। उसके बाद हम शहरी मिडिल क्लास के लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने लगे इस असहयोग आंदोलन के चलते, हम वो देखेंगे। तो सब महात्मा गांधी का पूरा देश सहयोग कर रहा था। इसी बीच महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया जनवरी 1921 में कि असहयोग आंदोलन किया जाए। तो उसमें मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया? पहला, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। विद्यार्थी और जो शिक्षक थे, उन्होंने जो सरकारी स्कूल और कॉलेजेस चलाते थे उनको छोड़ दिया। मतलब वो ना पढ़ने के लिए जाने लगे और न टीचर पढ़ाने के लिए जाने लगे। लॉयर्स गिव अप देयर इलीगल प्रैक्टिसेस। वकीलों ने अदालत में काम करना छोड़ दिया। तो पहला इस लोगों ने क्या किया, जो विद्यार्थी थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने सरकारी स्कूलों में जाना छोड़ दिया और वकीलों ने अदालत में काम करना छोड़ दिया। दूसरा काम हुआ द काउंसिल इलेक्शन वाज बॉयकॉटेड। उसके बाद काउंसिल इलेक्शन होता था उस टाइम के इलेक्शन को काउंसिल इलेक्शन बोलते थे। तो उस टाइम पूरे देश में सारे प्रोविंसेस मतलब जितने भी थे, भारत के स्वतंत्र होने के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे प्रोविंसेस को एक साथ किया। उसी समय सारे पूरे देश के सारे प्रोविंसेस ने काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट किया, सिवाय एक मद्रास प्रोविंस था जिसने ये चुनाव लड़ा। काउंसिल इलेक्शन सिर्फ मद्रास प्रोविंस में लड़ा गया है। मद्रास वालों में वहां पर ब्राह्मण जाति के लोग नहीं थे। जस्टिस पार्टी, वहां जो जिस पार्टी ने चुनाव लड़ा वो थी जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी में एक भी ब्राह्मण नहीं था और उन लोगों ने सोचा बाकी पूरे देश में ब्राह्मणों का राज चलता था उस टाइम। तो जस्टिस पार्टी के लोगों ने सोचा कि हम थोड़े ऊपर आ जाएंगे इससे, जिससे हमको कुछ ताकत मिल जाएगी। लेकिन ऐसी कुछ बात है नहीं। अगला है फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। विदेशी सामान जैसे विदेशी कपड़े हो, विदेशी कुछ भी हो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। एंड लीकर शॉप्स वर पिकेटेड। और एक बहुत बड़ा यहाँ पर पॉइंट है पिकेटिंग। हिंदी में भी है, इंग्लिश में इसको पिकेटिंग ही बोलते हैं। पिकेटिंग मतलब शराब के दुकानों के दरवाजों को बंद कर दिया गया, मतलब सील कर दिया जाता था। वही लीकर शॉप माने शराब के दुकान, लीकर शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेटिंग एक क्रिया है, वर्ब है, जिसमें दरवाजे को लकड़ी ठोक के बंद कर दिया जाता है। और इसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स आने लगे। पहला ड्रॉबैक आया, ड्रॉबैक मतलब इससे क्या क्या परेशानी होने लगी लोगों को। तो पहला ड्रॉबैक आया कि लोग, यहां पर हमने पढ़ा फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, मतलब विदेशी कपड़े जो कॉटन के बने होते थे वो सस्ते भी होते थे और बड़े हल्के भी होते थे। लेकिन भारत के लोग भारत में बने कपड़े पहनते थे और उस टाइम भारत में खादी के कपड़े मिलते थे। और खादी के कपड़े विदेशी कपड़ों की तुलना में बहुत ज्यादा महंगे होते थे और थोड़े गर्मी देने वाले भी होते थे, जिससे उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। और मिडिल क्लास लोग न ज्यादा अमीर होते थे न ज्यादा गरीब, मतलब वो गरीब की श्रेणी में ही उस टाइम आएंगे। तो उन लोगों को वो ज्यादा दिन तक खादी अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि खादी महंगी होती थी। तो दे कांट अफोर्ड खादी फॉर लॉन्ग टाइम। वो ज्यादा देर तक खादी अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि खादी बहुत महंगी होती थी विदेशी कपड़ों की तुलना में। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि अगर विद्यार्थी स्कूल छोड़ देंगे, शिक्षक पढ़ाना छोड़ देंगे तो अंग्रेजों को इससे कोई फर्क जाने वाला नहीं था। वो नए नए लोगों की
भर्ती करते जा रहे थे, वे यहाँ तक कि विदेशों से शिक्षक मंगा ले रहे थे, विदेशों से वकील मंगा ले रहे थे, जिससे यहाँ के वकीलों में यह बात आ गई कि नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब तक चलेगा और इससे हमारी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए धीरे धीरे सारे विद्यार्थी, धीरे धीरे सारे बच्चे, शिक्षक और वकील अपने अपने कामों को वापस लौटने लगे। ओके, हम लोगों ने मिडिल क्लास देख लिया। उसके बाद हम आते हैं पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब हमारे होते हैं किसान भाई। किसान भाई लोग आमतौर पे अक्सर गरीब होते हैं। कुछ लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार, जो सरकार प्रोवाइड करती है किसी भी गांव में, उसे तालुकदार बोलते हैं। तो किसानों ने के पहले हम पढ़ेंगे किसानों के क्या प्रॉब्लम्स थे, उसके बाद पढ़ेंगे उनकी मांगे क्या थी, और तीसरी बात उन्होंने किस तरह प्रोटेस्ट किया अपना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम थी तालुकदार एंड लॉर्डलार्ड, जो जमींदार होते थे वहां के, वो हाई रेंट मांगते थे। हाई रेंट मतलब लगान की, मतलब लगान बढ़ा दिया था उन्होंने। लगान सबको मालूम है किसको बोलते हैं। उसके बाद बेगार, और उन लोगों को बेगार करने के लिए मजबूर किया गया, मतलब हार्ड वर्क विदाउट पेमेंट। उनसे बहुत ज्यादा मेहनत कराई जाती थी लेकिन उन्हें पेमेंट नहीं दिया जाता था, इसे बेगार बोलते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम्स उनकी ये थी, पहली हाई रेवेन्यू मांग की गई, मतलब ज्यादा लगान मांगा गया, और दूसरा उनसे बेगार काम करवाया जाने लगा। पहला दो प्रॉब्लम्स हमको याद रखना है। उसके फिर डिमांड्स क्या थे लोगों के, पीजेंट्स के डिमांड्स। तो पहला डिमांड है रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, लगान कम किया जाए। लगान बंद नहीं किया जाए, ऐसा कोई मांग नहीं कर सकता क्योंकि वो सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये तो हो सकता है आप कम कीजिए, वो बढ़ा के रखे तो आप उसको कम कीजिए। दूसरा एवोल्यूशन ऑफ बेगार, बेगार को बंद किया जाना चाहिए। ओके, पहला की रेवेन्यू कम किया जाए, दूसरा बेगार बंद किया जाए। तीसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और जो किसानों से उनकी जमीन जमींदारों ने हड़प ली है उसे फिर से जमींदारों को दिया जाए, उसे फिर से किसानों को दिया जाए। ओके, एंड चौथा है कि पूरे लैंडलॉर्ड जितने भी जमींदार हैं उनका सारे लोग बॉयकॉट करें, मतलब जमींदार को समाज से अलग छाट दिया जाए। इनकी ये चार मांगे थी। अब तीसरी बात है इन्होंने प्रोटेस्ट कैसे किया। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि कोई भी, वो लोग जमींदार के लिए कोई काम करने ही नहीं लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो गांधी राज आ गया है, गांधी जी हमें कुछ होने नहीं देंगे, वो तो हमारे बापू हैं, पूरे देश के बापू हैं, इसलिए उन्होंने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की टू द लैंडलॉर्ड्स। जमींदारों को उन्होंने कोई काम करने के, मतलब जमींदार बोलते थे कि तुम यहाँ काम करो, वो कहते थे हम नहीं करेंगे, इसी तरह। ओके, तो हम लोगों ने कर दिया मिडिल क्लास एंड पीजेंट्स। वी आर मूविंग ऑन टू आवर अगला क्वेश्चन कि ट्राइबल पीपुल्स पर इसका क्या असर हुआ। ट्राइबल पीपुल्स मतलब आदिवासी लोग, ये हमारा तीसरा असर वाला क्वेश्चन है। तो ये हमारे आदिवासी भाई लोग, तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी और उन्होंने क्या किया। ये बाकी लोगों की तरह शांत बैठने वाले लोग नहीं होते हैं, इनको नॉन वायलेंस ही नहीं पसंद, और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें एक किरदार है, और ये सब जो पॉइंट्स हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पोर्शन का, जो चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया का जो सेकंड पोर्शन है कि क्या क्या असर पड़ा, उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्राइबल पीपुल वाला सेक्शन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम्स क्या थी आदिवासी लोगों की। तो ब्रिटिश, आप एक बात जानते ही होंगे कि आदिवासी लोग पूरे जंगल पे आश्रित होते हैं, उनको खाना, वो रहते ही जंगल में, उनको खाना, बाकी सारी चीजों के लिए जंगल की आवश्यकता पड़ती है। तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी। ब्रिटिशर्स क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया फॉर ट्राइबल्स, उन्होंने बहुत बड़े फॉरेस्ट, जंगली इलाकों को बंद कर दिया कि वहां पर कोई नहीं जा सकता। पहला काम उन्होंने ये किया, और इसका एक दो लॉ बनाया गया जिसको हम अगले सेक्शन जो पौधा रोपण करते हैं उनमें पढ़ेंगे। अगला सेक्शन जो हमारा है प्लांटेशन वर्कर्स, उनमें पढ़ेंगे। उसका है फोर्स देम टू बिल्ड रोड्स, और इन लोगों से ये, और बिल्ड रोड ये नहीं है कि इनको रोड बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, इनसे बेकार काम कराया जाने लगा। फोर्स देम, उन लोगों को फोर्स किया गया कि आप सड़कें बनाओ लेकिन आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तीसरा, प्रिवेंटेड देम टू एंट्री इन फॉरेस्ट, और उन लोगों को जंगलों में प्रवेश से वर्जित कर दिया गया। अगर कोई जंगल में जाता था तो उसे 47 साल की कैद काटनी होती थी। उस टाइम का एक लॉ था 1869 का, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इन लोगों ने विरोध कैसे किया, मैंने पहले ही बोला ये अहिंसा प्रिय नहीं होते हैं। इसके तो गुडेम पहाड़ी, ये जो ट्राइबल पीपुल से गुडेम पहाड़ी के पहले इन्होंने विद्रोह किया, और उसके बाद पूरे देश में आदिवासी लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। पहला गुरिल्ला वॉर, इन लोगों के युद्ध करने के तरीकों को गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। ओके, जैसे वो छुप के हमला करते हैं वैसे ये लोगों को कहते हैं। अब कैसे करते हैं ये तो पता नहीं, मतलब नाम दिया गया है इसे गुरिल्ला युद्ध। ओके, तो
गुरिल्ला वार स्टार्टेड इन गुडेम हिल्स, और ये स्टार्ट कहां हुआ? गुडेम हिल्स, गुडेम की पहाड़ियों में। ये नाम है गुडेम की पहाड़ियां, और ये है हमारा आंध्र प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश में है हमारा। ओके, लीड बाय अल्लूरी सीताराम राजू, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुडेम हिल्स का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू ने। ओके, एंड अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में हम अभी बताएंगे। इट रिबेल्स, और अल्लूरी सीताराम राजू ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि भारत को स्वतंत्र अहिंसा करके तो बनाया ही नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने हिंसा का स्टार्ट किया, और यहीं से हिंसा की स्टार्ट हुई थी पूरे आदिवासी लोगों ने। और अल्लूरी सीताराम राजू को 2 महीने के अंदर पुलिस ने पकड़ लिया और उसे फांसी की सजा दे दी गई। इससे पूरे आदिवासी समाज में विद्रोह उत्पन्न हुआ और सारे जगह अटैक द पुलिस स्टेशन, आदिवासी लोग पुलिस स्टेशन पे हमला करने लगे, और ब्रिटिश ऑफिसर्स, मतलब जो ब्रिटिश के अधिकारी थे जो पुलिस ऑफिस में काम करते, पोस्ट ऑफिस में काम करते, उन लोगों को मारा जाने लगा लगातार। इसका कारण यही था कि उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई थी। और अल्लूरी सीताराम राजू एक महान नेता के तौर पे आदिवासी लोग अभी भी अल्लूरी सीताराम राजू को एक भगवान के तौर पे मानते हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने हिंसा का स्टार्ट किया था, इन्होंने ही पहला फाइट किया था आदिवासी में, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का पहला अलग इनिंग जगाया था अल्लूरी सीताराम राजू, नाम याद रखना। और इस कहां के थे ये? गुडेम हिल्स, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द प्लांटेशन वर्कर्स। ये भी हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। ये इस पोर्शन का सेकंड पोर्शन जो है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया का, वो लास्ट पोर्शन। तो ये प्लांटेशन वर्कर्स जो पौधारोपण का काम करते थे। अब मैंने अभी बताया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में क्या कहा गया था। अकॉर्डिंग टू इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, plantation workers are not allowed to leave the plantation without permission। प्लांटेशन वर्कर्स जो उस पौधारोपण का कार्य करते थे, उनको उस इलाके को छोड़ के कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें विदाउट परमिशन, अनुमति मिलती थी तो परमिशन उन्हें लेना पड़ता था, और दे वर रेयरली गिव्स परमिशन। और अंग्रेज जो थे वो लाखों में सिर्फ एक को परमिशन देते थे, मतलब वो परमिशन देते ही नहीं थे बाहर जाने के लिए। मतलब जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको इस इलाके से बाहर जाने की अनुमति ही नहीं थी। ये कहता था 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसको बहुत लोग इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट कहते हैं, नहीं, इंग्लैंड नहीं, INLAND, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। ओके, दूसरा, और इस एनसीएम सबको मालूम है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो एनसीएम 1000 वर्कर्स ले, इन्होंने सोचा कि अब तो आ रहा है गांधी राज, आगे वाले पॉइंट में मैंने लिखा है, पहले इस पॉइंट को कंप्लीट कर लूं। ड्यूरिंग एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, हजारों वर्कर्स, हजारों काम करने वाले लोगों ने उस प्लांटेशन के एरिया को छोड़ दिया एंड हेडेड होम, और घर की ओर चल दिए। उन्होंने जब सुना कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलने लगा है, तो उन्होंने अपने इलाके को छोड़ दिया और घर की ओर चल दिए। दे बिलीव दैट, वे सोचते थे कि गांधी राज वॉज कमिंग, गांधी राज आ रहा है, एंड उन लोगों को उन्हीं के गांव में उनके लिए कुछ जमीनें मिल जाएंगी। गांधी राज आ रहा है तो गांधी जी कुछ जमीनें उनको गांव में ही दिलवा देंगे, इसलिए वो घर की ओर चल दिए। लेकिन पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसलिए रेलवे और स्टीमर्स, जो रेलवे लैंड पे और स्टीमर जो रिवर एरिया में चलते थे, वो भी बंद थे, क्योंकि वो भी काम करने वाले लोगों ने काम छोड़ दिया था, जिसके चलते ये अपने मंजिल, अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, और रास्ते में पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ लिया और इनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई। इस तरह कोई भी प्लांटेशन वर्कर, सिर्फ उस टाइम के रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 881 प्लांटेशन वर्कर्स अपने, मतलब उस एरिया को छोड़ के भाग पाए थे। बाकी 10,000 को फिर से वापस पुलिस ने पकड़ के फिर से कैच कर लिया था। तो ये होता है हमारा पोर्शन खत्म। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसी में एक और पॉइंट है कि 1922 में ये कुछ हुआ जिसके चलते नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बंद हुआ। उसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बता दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एक जगह है चौरी चौरा, वहां पे शांतिपूर्ण जुलूस गुजर रहा था और वो एक हिंसा में परिवर्तित हो गया। उन लोगों ने पुलिस वालों को मारने लगे, पुलिस वालों ने थोड़ी सी गोली चलाई तो लोगों ने पुलिस स्टेशन को राख में तब्दील कर दिया और आग लगा दी गई पूरे पुलिस स्टेशन में, जिससे गांधी जी को लगा कि ये अब सही नहीं जा रहा है
और उन्होंने नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बंद कर दिया इन 1922। ये हम आगे वाले पोर्शन में फिर से पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्विक रिकैप। पहला कि क्या असर पड़ा असहयोग आंदोलन का, पहले मिडिल क्लास के लोगों पर, देन आदिवासी लोगों पर, देन शहरी इलाकों के लोगों पर, किसानों पर, एंड देन हमारा प्लांटेशन वर्कर पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन।